कल वाले जितने किए थे उसके थोड़े से सवाल कर लेते हैं अपन। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? पेंटेन का मतलब कितने कार्बन? 5। एक कार्बन, 2, 3, 4, 5। एक तो ये बन जाएगा। एक इस कार्बन को उठा के सेकंड नंबर वाले पे ले आएंगे, 1, 2, 3, 4, और फिर इस वाले पे एक कार्बन, और फिर 1, 2, 3, इस वाले पे एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, बाकी सबको हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। तो इसको अपन बोलते हैं एन पेंटेन। नाम भी पता होना चाहिए इसका, क्या होता है? एन, और एन के बाद में क्या लगा दिया? पेंटेन, ऐसा कैसा? एन, एन पेंटेन। और अगर एक कार्बन, जैसे सारे के सारे कार्बन 2 से जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे क्या है? 1, 2 कार्बन है, इस पे भी 2 कार्बन है। अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, उसका मतलब आइसोपेंटेन। एन की जगह क्या लगा देंगे? आइसो पेंटेन। और एक कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा है, नियो पेंटेन। ठीक है, ये 3 नाम तुमको याद करने हैं। अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, आइसोपेंटेन, और एक कार्बन 4 से जुड़ा है, नियो पेंटेन। और अगर मतलब जैसे हेक्सेन है, नियो हेक्सेन, तो नियो हेक्सेन कैसे बनाओगे? एक कार्बन को पहले 4 से जोड़ दो, 1, 2, 3, 5 तो ही गए। अब हेक्सेन है मतलब 6 कार्बन होने चाहिए, एक कार्बन और लगा दो कहीं पे भी, ये क्या हो जाएगा? नियो हेक्सेन। ठीक है, अब सेकंड सवाल देखो। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस? तो कौन सी दो खास प्रॉपर्टी है कार्बन की? टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन, है ना? टेट्रावेलेंसी का मतलब कार्बन के 4 वैलेंसी है, और कैटिनेशन का मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन अपने आप से बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। आगे थर्ड क्या है? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है किसका? साइक्लोपेंटेन। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, साइक्लो का मतलब साइकिल में 1, 2, 3, 4 और 5, ये बना दिए। और इन पांचों के ऊपर कितने वो लगा दिए अपन ने? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो इसको फिर इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे लगाएंगे वो देख लो भाई एक बार। जैसे कार्बन, कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो पहले तो 5 कार्बन को नंबर से अरेंज कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे और बाकी 2 कार्बन के साथ जुड़ेंगे। इसके भी एक कार्बन के यहाँ पे, एक कार्बन के यहाँ पे, 2 अलग। इसके भी एक कार्बन के इस तरफ, एक कार्बन के इस तरफ, 2 दूर। एक कार्बन के इस तरफ, एक कार्बन के इस तरफ, 2 दूर। एक कार्बन के इस तरफ, एक कार्बन के इस तरफ, 2 दूर। अब ये जो बाकी दोनों वाले हैं इन पे हाइड्रोजन लगा दो, क्रॉस क्रॉस करके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें भी क्रॉस क्रॉस करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्रॉस क्रॉस एच एच, क्रॉस क्रॉस एच एच, क्रॉस क्रॉस एच एच। अब एच के पास कितने होने चाहिए? 2। तो सारे एच के पूरे हो गए, इस एच का भी हो गया, इस एच का भी हो गया, ऐसे ही दोनों एच के हो गए, इन दोनों एच के हो गए, इन दोनों। हाँ अंदर पे ले जाओ, सही बात है, यहाँ तक आएगा भाई, सॉरी सॉरी। और इन दोनों के अंदर भी ये हो गया, एच का काम पूरा हो गया। अब 5 सी का काम पूरा करना है, अलग पेन से कर लेते हैं। सी, तो पहले वाला सी, 4 तो इसके पास है ही, 4, 2 यहाँ से लेगा और 2 हाइड्रोजन के लेगा। ठीक है, 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले, 8 इसके हो गए। ऐसे ही इस सी के साथ भी करेंगे, 4 तो इसके पहले से ही है, और 4, 2 कार्बन से, और ये यहाँ से 2 ले लिया। इस सी के लिए भी यहाँ से और ये यहाँ तक हो गए ना, 4 तो ये हो गए और 4 ऊपर हो गए। ऐसे ही इसके साथ भी, भूल जाता हूँ मैं कहाँ चला गया, ये हो गए, सही है। और लास्ट वाला कार्बन है, इसके 2 ये वाले और 4 ऊपर, 4 ऊपर, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ,
4 ऊपर, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, ये बनाना था अपने को। ठीक है, मतलब अपन गोले नहीं करें तब तक तो इजी लग रहा है, गोले करना थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा। आगे देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। एथेनोइक एसिड, कल अपन ने ड्रॉ भी किया था ये, उसके अंदर एथ का मतलब 2 कार्बन, सबसे पहले एथ, लास्ट में क्या लिखा है, ओइक एसिड, मतलब डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, इतना काम हो गया। बाकी सबको किससे भर दो, हाइड्रोजन से, एच एच एच, पहला काम हो गया। अब ब्रोमो पेंटेन, सबसे पहले क्या बनाओ, पेंटेन। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और 5 वाले में क्या बना दो, ब्रोमो, बी आर हो गया। बाकी सबको हाइड्रोजन से भर दो, ये इसका हो गया। थर्ड ब्यूटेनोन, ओन, ओन का मतलब दोनों साइड कार्बन, इस साइड भी कार्बन, इस साइड भी कार्बन, तो 3 कार्बन तो ये हो ही गए। अब कितने कार्बन चाहिए, ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन चाहिए, तो कहीं भी एक जोड़ दो, इसके मत जोड़ देना, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, और दोनों तरफ भी मत जोड़ देना, जैसे मैंने जोड़ दिया, हो गया। अब ब्यूटेनोन, बाकी सब में हाइड्रोजन भर दो, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन। आगे क्या है, हेक्सेनेल, हेक्सेनल, एल, एल किसके लास्ट में आता है, एल्डिहाइड, तो कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक तरफ एच, बाद में कितने कार्बन चाहिए, 6, एक तो है ही, 2 3 4 5 और 6, बाकी सब में हाइड्रोजन भर दो, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 4 है, ये हो गया हेक्सेनल। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है तुमको ये इजी लगने चाहिए। आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं क्या, तो है, क्योंकि ब्रोमो जरूरी नहीं है कि अपन लास्ट में लगाएंगे, ब्रोमो यहाँ पे लगा सकते हैं लास्ट में, ब्रोमो लगा सकते हैं सेकंड नंबर वाले पे, ब्रोमो लगा सकते हैं थर्ड नंबर वाले पे, और कार्बन को भी आपस में चेंज कर सकते हैं, आइसोपेंटेन भी कर सकते हैं, और नियोपेंटेन भी कर सकते हैं। कार्बन को 4 कार्बन नंबर से एक कार्बन यहाँ पे आ गया, 3 कार्बन नंबर से एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे आ गया, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिर इसको ब्रोमोपेंटेन नहीं बोलेंगे, कुछ और नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमो नियोपेंटेन हो जाएगा ये। आगे, हाउ कुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, अब इसका नाम क्या देंगे अपन, कितने कार्बन है, 2, तो एथ, और लास्ट में बी आर है, तो पहले आता है ब्रोमो, बी आर ओ एम, ब्रोमो, और एथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है, ए एन ई, ब्रोमो इथेन, इसके अंदर एक कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ है, और एक एच है, लास्ट में ए लगेगा, एल, और एक ही कार्बन है, तो मैथ, मैथेनल, एम ई टी एच ए एन एल, है ना, मैथेनल। अगर 2 कार्बन हो जाते तो एथेनल, 3 कार्बन हो जाते प्रोपेनल, एक ही कार्बन है तो मैथेनल। इसमें देखो 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई, है ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हेक्स, हेक्साइन, बस आ गया। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी भैया बहुत ज़रूरी है, क्या पता इस बार मैं, कईयों को तो कह रहे हैं कि पेपर में आएगा नहीं आएगा, लेकिन अपने को तो पढ़ना ही पड़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है, 4 में क्या क्या है, सबसे पहले कंबशन, कंबशन का मतलब जलना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने को बोलते हैं कंबशन। कंबशन के बाद में सेकंड है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन करने का मतलब ऑक्सीजन देना, है ना, ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाना। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कब होता है, जैसे मान लो अपने पास OH है, C है, और C के डायरेक्ट क्या है, साथ में OH है, बाकी सारे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, जैसे एल्कोहल है अपने पास, है ना, एल्कोहल है, बाकी C है,
एच एच जैसे मान लो एच। अब इसके अंदर ये दो हाइड्रोजन को हटा के एक ऑक्सीजन जोड़ना है यहाँ पे। हाइड्रोजन को हटना मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीजन आ जाएगी और हाइड्रोजन चली जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों को हटा के डबल बॉन्ड ओ करना है। तो अपने पास पहले क्या था, एल्कोहल, और एल्कोहल से क्या बन गया, ओइक एसिड। एल्कोहल से ओइक एसिड बनने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और वो कैसे करेंगे वो तुमको अभी समझाऊंगा मैं, उसका तुम अभी लोड मत लो। सेकंड क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर थर्ड है एडिशन। एडिशन का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में चेंज करना। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके पास दो हाइड्रोजन पहले से हैं, इसके पास भी दो हाइड्रोजन पहले से हैं, तो इस डबल बॉन्ड को हटाओ, सिंगल बॉन्ड। अब अगर ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो कार्बन के पास अब कितने बॉन्ड हो गए, तीन ही हो गए। इसके पास एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, और इसके पास भी एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, इसके पास भी तीन हो गए, इसके पास भी तीन हो गए। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना, या पहले ट्रिपल से डबल बनाना और डबल से सिंगल बनाना, मतलब अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करने को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और लास्ट में फोर्थ क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक जगह एक हट गया और उसकी जगह दूसरा आ गया। तो वो कब होता है, एक हट गया उसकी जगह दूसरा आ गया। जैसे सी के पास चारों हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, और यहाँ पे भी एच। अपने पास Cl2 जोड़ दिया अपन ने उसमें, तो एक Cl एक H की जगह ले लेगा और HCl बन जाएगा अलग से। जैसे Cl क्या है, ये Cl और Cl, HCl तो अलग बन गया, और ये जो Cl है वो इस H की जगह ले लिया। तो C के पास तीन तो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, और बाकी क्या बच गया, HCl। वापस इसको अब रिएक्शन किया वापस Cl2 से, तो Cl2 ये दूसरे H की जगह ले लिया, तो C दो बार H और दो Cl, वापस एक Cl2 आएगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ये भी Cl बन जाएगा, एक और Cl2 आएगा वो इसकी जगह ले लेगा, तो CCl4 बन जाएगा लास्ट में जाते जाते। अब नंबर से देखते हैं इनको। सबसे पहले कौन है, कंबशन। कंबशन का मतलब जलना, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो कार्बन जल गया, CO2 बन गया, इसमें CH4 मीथेन जल गया, वही CO2 बन गया, और ये एल्कोहल जल गया, वापस CO2 बन गया। तो सबके अंदर क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। अगर सिर्फ कार्बन है तो सिर्फ CO2 बनेगा, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, CH4 है या फिर C2H5OH है, C2H5OH है। अगर कार्बन अकेला है तो सिर्फ CO2 बनेगा, और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, जब भी किसी कार्बन वाली चीज को जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ साथ ये तो निकलेगा हीट एंड लाइट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, थोड़ा सा जला देते हैं, जैसे माचिस से अपन किसी चीज को जला दिया तो वो और जलेगी ना, फिर कागज को तुमने जला दिया तो कागज और जलेगा, वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें ना एक चीज और है, इसमें एक चीज और है अपने पास। एक तो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सैचुरेटेड है वो तो अच्छी तरह से जलेंगे, क्लीन फ्लेम देंगे, लेकिन जो बाकी हैं अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो अच्छे से नहीं जलेंगे, तो वो ब्लैक स्मोक देते हैं जिससे बर्तन काला हो जाता है। इनसे काला नहीं होगा, जैसे सिलेंडर के अंदर जो गैस है उससे तुम्हारे बर्तन काला नहीं होता ना, तो वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर वो है, चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा नहीं होता, तो मिट्टी के चूल्हे पे तुम बर्तन रखोगे तो वो बर्तन क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो उसमें क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो तुमने नीचे रखा है वो क्या है, अनसैचुरेटेड। और गैस में क्या है, क्लीन फ्लेम। तो क्लीन फ्लेम मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव राइज टू क्लीन फ्लेम while unsaturated hydrocarbon will give a yellow flame with lot of black smoke, बर्तन को काला कर देगा। This result a shooty deposit on the metal plate in activity, shooty
डिपॉजिट का मतलब होता है काला कर देगा, मतलब तुम उसको हाथ से करो, हाथ में लगाओगे तो हाथ काला हो जाएगा तुम्हारा। However, limiting the supply of air result in complete combustion. Limiting the supply को क्या बोलते हैं, जैसे मान लो अब तुमने सब वो देखा, फूंकनी याद है, फूंकनी क्या होता है, जैसे तुम उसके अंदर चूल्हे में फूंक मारते हो, तो फूंक मारने से उसमें क्या होता है, आग जलती है। तो फूंक क्या कर रही है उसके अंदर, उस ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा कर रही है ना। ऑक्सीजन सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी उतना जल्दी फ्लेम जलेगा, ठीक है। अगर उस ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देंगे, ऑक्सीजन करती क्या है, जलने में हेल्प करती है, खुद नहीं जलती लेकिन जलने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन जब भी होगा तो जल्दी जलेगी चीज़ें, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो फिर नहीं जलेगी। जैसे कोई आदमी जल गया या फिर कुछ हो गया, मतलब ऐसे जलने वाला सिस्टम हो गया, तो अपन उसको कंबल उड़ा देते हैं या फिर उसमें पानी डाल देते हैं। अगर माचिस की एक तुमने मैच स्टिक जलाई और उसको ले लिया मुंह के अंदर, तो क्या होता है, वो बुझ जाती है, अपने लिए लगती नहीं है लेकिन क्या हो जाती है, बुझ जाती है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है अपने। खेलते हैं ना बच्चे, माचिस को मुंह में डाल लेते हैं, देख देख, हाँ, क्यों बुझ जाती है। इवन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अ शूटी फ्लेम। तो शूटी फ्लेम अगर सेचुरेटेड भी कब देंगे, अगर अपन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देंगे उसको, तो ऑक्सीजन सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। द गैस केरोसिन स्टोव, तो केरोसिन स्टोव है वो हमेशा क्या देते हैं जनरली, जैसे केरोसिन के स्टोव होते हैं पहले घर में होते थे, अब तो क्या होते हैं, केरोसिन के जो स्टोव होते हैं उसको जो चाय वाले लोग रखते हैं, लालटेन भी बनाते हैं, हाँ। तो जनरली जो चाय बेचने वाले क्या रखते हैं, केरोसिन का स्टोव रखते हैं, तो वो उनके बर्तन नीचे से काले हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती पूरी। अब क्या है आगे, मिक्सचर ऑफ बर्न्ट क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगी। इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैकन्ड, इट मीन्स द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। अगर बर्तन तुम्हारा काला हो रहा है, इसका मतलब न तो उसने अच्छा काम किया और साथ साथ वो वेस्ट भी हो रहा है, और तो वेस्ट होने से बचाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो। फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion results in formation of oxides of sulfur and nitrogen which are major pollutants in environment. ये क्या आया अचानक से बीच के अंदर, देखो ये कोल और पेट्रोलियम में क्या होता है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है, ज़्यादा नहीं होता लेकिन कुछ मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर। अब नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और SO2 बनाएंगे। और अगर मान लो ये NO2 और SO2, ये इनको क्या बोलते हैं अपन, नॉन मेटल ऑक्साइड। एक तो होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड और एक नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये पानी के साथ मिल जाएंगे H2O के साथ, अगर ये भी H2O के साथ मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, HNO3, और ये क्या बनाएगा, H2SO4। ये दोनों क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं, एसिड, है ना, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल ऑक्साइड की। इसीलिए पेट्रोलियम और कोल हानिकारक क्यों है एटमॉस्फेयर के लिए, क्योंकि वो जलेंगे, और जलेंगे तो क्या छोड़ेंगे, इनके ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे। और एटमॉस्फेयर में छोड़ने से जब बारिश होगी या कुछ भी होगा तो वो क्या बनाते हैं, एसिड रेन होगी। आगे देखो, why do substance burn with or without a flame? Have you ever observed either coal or wood fire? If not, next time you get a chance, get close, not what happens when wood or coal starts to burn. You have seen above that a candle or the LPG gas stove burn with a flame. However, you will observe coal or charcoal in the अंगीठी मतलब वही चूल्हा अपना, sometimes just glows red and gives out heat without a flame.
ये तुमको पता है क्या होता है विदाउट अ फ्लेम? मतलब जैसे कोयला है, वो जल गया अच्छी तरह से, उसमें सेक लो, रोटी सेक लो, लेकिन उसमें फ्लेम नहीं होती। कोयला गर्म हो जाता है लेकिन बिना फ्लेम के। नहीं देखा कभी? देखा है सर, सिगड़ी में। सिगड़ी नहीं होती क्या, मीठी सिगड़ी, उसको एक ही बात है। उसमें कोयला बिना उसके जलता है, आग थोड़ी लगती है, खाली बस वो गर्म हो जाते हैं। उसके ऊपर सामान रख लेते तुम अपना। सामान रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। तो जब भी गैसियस सब्सटेंस जलेंगे ना तभी फ्लेम आएगी। मतलब जैसे मोमबत्ती है, वो गैस नहीं है, तो मोमबत्ती में जो मोम है वो पहले पिघलता है और फिर वो गैस फॉर्म में जलता है। वो गैस ही जलती है हमेशा, जब भी चीज़ जो जलेगी ना, जो फ्लेम देगी, वो हमेशा गैसियस फॉर्म में ही होगी, नेचुरल फॉर्म में नहीं होगी। समझते कितनी बात? जो चीज़ जल रही है फ्लेम वाली, वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? गैस फॉर्म में, गैस ही जलती है। When wood or charcoal is ignited, the volatile substance present vaporize। तो जो जलने वाला सब्सटेंस है ना, वो पहले क्या होता है? वेपराइज होता है। वो पहले वेपर की फॉर्म में आता है, फिर वो जलता है। वेपराइज एंड देन बर्न विद अ फ्लेम इन द बिगिनिंग। जैसे मान लो मोमबत्ती है, अब उसको तुमने जला दिया और जला के एक बार मान लो बुझा दिया, और फिर तुम लाइट लेके गए उसके पास में, जलाए नहीं, उसके पास में लेके गए, हाँ, फिर तो भी फिर वो वो जल जल जाती जाती है। है। हाँ। जैसे यहाँ पे मान लो मोमबत्ती है तुम्हारे पास, और तुमने मोमबत्ती को जला दिया, यहाँ तक उसकी लौ आ रही है ऐसे, ठीक है। अब उसको तुमने बुझा दिया, तो बुझाते ही जस्ट उसके पास तुम आग लेके जाओ, इसके पास मत लेके जाओ, चाहे इस बत्ती के पास, तो इसके पास इतना में ले ऊपर जाओ। करते हैं तो भी वो वापस जल हाँ, जाती है। इतना ऊपर करोगे ना तो भी वापस हम्म। जल जाएगी। तो इसका मतलब क्यों जल रही है वो चीज़? क्या? क्योंकि जलती गैस है। लिक्विड नहीं जलता, सॉलिड नहीं जलता। जो फ्लेम जलता है वो हमेशा कौन से जलता है? गैस ही वो जलता गैस है। आती रहती है, पहले फिर वो अपन उस वेपराइज गैस को होगा, जलाते हैं। वेपराइज होने के बाद में फ्लेम आएगी, बिना वेपराइज होने के बाद में फ्लेम नहीं आएगी। A luminous flame is seen when the atoms of gaseous substance are heated and start to glow। वो ये बस वो ग्लो करते हैं। The colored product by each element is characteristic property of the element। कलर भी प्रोड्यूस होता है कई बार। जैसे तुम पटाखे जलाते हो ना, उसमें भी अलग अलग कलर आते हैं, तो उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कौन से कलर में जलेगा। अलग अलग मेटल होते हैं इनके। ट्राई एंड हीट अ कॉपर वायर विद द फ्लेम ऑफ गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। सबके अलग अलग कलर आएंगे। यू हैव सीन इनकम्प्लीट कंबशन गिव शूट व्हेन विच इज कार्बन। ऑन दिस बेसिस व्हाट यू विल एट्रीब्यूट टू येलो कलर। चलो जो भी है, इतना और कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम आगे नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन कल कर लेंगे भाई। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल और पेट्रोलियम, ये तुम है ना शायद 6th या 5th क्लास से पढ़ते आए हो। फॉसिल फ्यूल होते हैं जो कि है ना जमीन के अंदर चले जाते हैं। वो बहुत पहले डायनासोर वायनासोर थे, वो जमीन में चले गए, लकड़ी वकड़ी जमीन में चली गई, तो लकड़ी तो क्या बन गई? कोल। और जो जीवित लोग थे वो क्या बन गए? पेट्रोल। पेट्रोलियम। जीवित लोग मतलब डायनासोर वगैरह। Coal and petroleum have been formed from biomass which has been subjected to various biological and geological process। Coal is remains of trees, ferns and other plants। तो कोल किससे बने हैं? प्लांट से। और बाकी these were crushed into the earth perhaps by earthquake or volcanic eruptions। they were pressed down by layers of earth and rock। ये ऐसा कैसा आ सकता है भाई तुम्हारे थ्योरी के अंदर, क्या पता। They slowly decayed into coal। Oil and gas are remains of millions of tiny particles, tiny plants and animals। तो plants और animals से तो क्या बने हैं? tiny plants और animals से ये पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट that lived in the sea। when they died their bodies sank to the seabed and were covered by slit। Bacteria attacked the dead remains, turning them into oil and gas under the high pressure they were being subjected to। Meanwhile, the slit was slowly compressed into rock। The oil and gas seeped into the porous parts of the rock and got trapped like water in a sponge। जैसे
तो स्पंज के अंदर पानी कैद हो जाता है, उस तरह से कैद होगा ये। कैन यू गैस वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल? फॉसिल का मतलब वो पुराने वाली चीज़ें, वो तो उन्हीं से जो फ्यूल बना है, इसीलिए उनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो। हाँ, कैसे काटा है इसको?